स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे मालगुडी डेज के लेखक आर.के. नारायण की लिखी हुई कहानी दूसरा समुदाय। मैं इस कहानी में जाति या समुदाय की चर्चा नहीं करूंगा। पिछले महीनों के अखबारों ने इसका निर्देश कर दिया है, यानी इसे नाम दे दिया है, एक समुदाय और दूसरा समुदाय। इसी नियम का पालन करते हुए मैं कहानी के नायक को भी कोई नाम नहीं दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप चाहें तो खुद ही पता करें कि वो इन दोनों में से किस समुदाय का था। मैं जानता हूं कि आप भी उसी तरह ये पता नहीं कर सकेंगे कि अपनी कमीज के नीचे वो किस तरह की बनियान पहनते हैं, और हमारे उद्देश्य के लिए भी इसका कोई महत्व नहीं होगा। वो एक बीमा के दफ्तर में काम करता था। एक मेज पर बैठकर दोपहर से शाम के 5 बजे तक हर रोज कागज और आंकड़े देखा करता था, और महीने के अंत में उसे वेतन का लिफाफा प्राप्त होता था जिसमें 100 रुपए रखे होते थे। अब वो प्रौढ़ उम्र का था। युवावस्था से यहां तक पहुंचने का उसका सारा समय इसी मेज पर काम करते बीता था। वो एक गली में एक छोटे से मकान में रहता था जिसमें 2 छोटे कमरे और एक हॉल था जो उसकी पत्नी और 4 बच्चों के लिए काफी थे। हालांकि मेहमान आने पर उसे शर्मिंदगी होती थी। पास में ही दुकानें थीं, बच्चों का स्कूल भी दूर नहीं था और पत्नी की मित्रता दूर तक फैली थी। कुल मिलाकर उसकी जिंदगी शांत और खुशहाल थी। लेकिन अक्टूबर 1947 के बाद उसे लगने लगा था कि चारों तरफ के लोग वहशियों की तरह बात और व्यवहार करने लगे हैं। यहां से 1000 मील दूर एक समुदाय के लोगों या उनमें से किसी एक ने दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला करके उन्हें मार डाला था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वही सब यहां भी और ज्यादा उग्रता से किया और कराया गया। स्थिति बहुत वाहियात बन गई थी, परंतु यह हुआ था। कहीं दूर कोई अच्छी बात हो तो वो दोहराई नहीं जाती, परंतु बुरी बात हो तो उसमें ये शक्ति होती है। हमारे मित्र ने देखा कि हर रोज अखबार पढ़ने के बाद उसके पड़ोसियों का पारा गर्म हो उठता था। वे गुस्से से बात करने लगते। हम उन्हें खत्म कर देंगे, वे होते कौन हैं? वे चीख कर कहते, उन्होंने औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, हम भी उन्हें सबक सिखा देंगे। यहां भी वही सब किया जाएगा। यही भाषा उनकी समझ में आती है। लेकिन वो कहने की कोशिश करता, देखिए मेरी बात सुनिए। वो दफ्तर के अपनी बगल में बैठने वाले साथी की कल्पना करता। अपना पोस्टमैन, पान वाला, बैंक में उसका दोस्त, ये सब दूसरे समुदाय के थे। आज तक उसने इस समुदाय के लोगों की चिंता नहीं की थी। वे सिर्फ दोस्त थे, लोग जो मुस्कुराते, मदद करते और बातचीत करते थे। लेकिन आज वे एक नई रोशनी में दिखाई दे रहे थे। वे दूसरे समुदाय के लोग थे। अब तक वो अपने लोगों को खतरनाक ढंग से बोलते सुनता तो वो पोस्टमैन को सड़कों पर मारा जाते देखता, या जब वो अपने साथी कर्मचारी से मिलने उसके घर जाता तो उसकी छोटी सी बच्ची उसके लिए लेमन सोडा लेकर आती और जो थोड़ा सा नाच गाना उसे आता उसे करके दिखाती थी। उसे कल्पना में दिखाई देता कि जब वो कार्डबोर्ड के डिब्बे में पेंसिल और किताबों को लिए स्कूल जा रही थी, उसके समुदाय के गुंडों ने उस पर हमला किया। ये दृश्य उसे विचलित करने के लिए काफी था और वो सोचता, भगवान खैर करे। वो अपने साथियों को ये कहकर समझाने की कोशिश करता, देखो लेकिन ऐसी बात यहां नहीं होगी। लेकिन वो जानता था कि सोच निरर्थक है। वो जानता था कि उसके लोग चाकू और छुरियां इकट्ठी कर रहे हैं। वो जानता था कि वे अपने को बाकायदा संगठित कर रहे हैं। उन्होंने पूरी योजना बना ली है, जो सब उसके भावपूर्ण हृदय को बड़ी खतरनाक और जंगली लगती है। आग, तलवार और लूट और सब लफंगे जो चाचा के यहाँ आदेश और बाद में पैसा लाने के लिए इकट्ठे होते हैं। जो अक्सर कहता था, अब भी हम अपने आप से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अगर पूंछ भी हिलाई तो हम देख लेंगे। हम उनसे उसी भाषा में बात करेंगे जिसे वे समझते हैं और उन्हें खत्म कर देंगे। जिंदगी जैसे असह्य होती जा रही थी। लोग चुप्पे और चालाक होते जा रहे थे। उसे हर आदमी कल का हत्यारा लगने लगा था। लोग एक दूसरे को संदेह और नफरत से देखने लगे थे। उसे ये शर्म की बात लगती थी कि सड़क से गुजरते लोग अपने चारों तरफ और पीछे देखते सावधानी से चल रहे थे। वातावरण में डर समा गया था। वो दूसरों से मिलने में संकोच करने लगा। कोई न कोई हमेशा ये कहता था, पता है कल क्या हुआ? कल शाम कि सड़क पर एक साइकिल वाला मारा गया और पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। या कोई कहता, आज एक औरत पर हमला हुआ। या पता है वे लड़कियों के स्कूल में घुस गए और 4 लड़कियां गायब हैं और पुलिस कुछ नहीं करती, हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा। ये सब सुनकर उसका दिल धड़कने लगता और गला रूंध जाता। जबान पर खाना कड़वा लगने लगता। इन बातों से परेशान हुए बिना वो अपनी बीवी और बच्चों की तरफ नहीं देख पाता। इन बेकसूर लोगों को पता नहीं कौन क्या करेगा, ईश्वर ही जानता है।
रात को उसे नींद आनी बंद हो गई। वो चौकन्ना होकर कान लगाए बिस्तर पर लेटा रहता कि कहीं अचानक भीड़ के हमले की आवाज सुनाई दे। मान लो कोई दरवाजा तोड़कर भीतर घुस आए। उसे सपने में बच्चों की चीखें सुनाई देती। सारी रात वो तड़पता हुआ बिस्तर पर ऊँघता हुआ इधर उधर करवट बदलता रहता। आधी नींद में उसे लोगों की चीख पुकार सुनाई देती। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आती तो वो चौंक कर उठ बैठता और देखता कि कहीं कोई आग तो नहीं लग रही है। उसकी बीवी सोते हुए ही पूछती, क्या हुआ? तो वो जवाब देता, कुछ नहीं, तुम सो जाओ, और लौटकर बिस्तर पर आकर लेट जाता। फिर संतोष से सोचता कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है। उसने मन में तय किया कि स्टोर से कुल्हाड़ी लाएगा और अपने पास रखेगा, शायद कभी जरूरत पड़ जाए। कई दफा लॉरी या गाड़ी की आवाज सुनकर वो जाग जाता और खिड़की पर जाकर बाहर झांकने लगता। वो ये जानने की कोशिश करता कि कहीं ये पुलिस की गाड़ी तो नहीं है जो दंगाइयों की खबर सुनकर कहीं जा रही हो। हर रात उसकी यही स्थिति रहती और सवेरा होने पर उसे चैन मिलता। हर कोई कहता था कि आने वाले बुधवार, जिस दिन 29 तारीख है, महत्वपूर्ण है। उस दिन कुछ हो सकता है आर पार की लड़ाई हो जाए। पता नहीं ये तारीख क्यों चुनी गई, लेकिन ये हर किसी की जबान पर थी। दफ्तर में लोग इसके अलावा और कोई बात नहीं करते थे। उसके चाचा के घर में तैयारियां बढ़ गई थीं। वे कहते, अच्छी बात है कि इस दिन सब कुछ हो हवा जाएगा, ये हमेशा का तनाव खत्म हो जाएगा, हम सारा शहर साफ कर देंगे। आखिरकार कुल जनसंख्या में वे सिर्फ 1.5 लाख हैं और हम हैं। वे चकित कर देने वाले आंकड़े देते। वो समय पास आ रहा था। इस व्यापक भय के सामने वो सोचता कि वे शुरुआत कैसे करेंगे। क्या एक समुदाय का कोई आदमी निश्चित समय पर निश्चित ढंग से दूसरे समुदाय के किसी आदमी को चांटा मारेगा? मान लो कुछ नहीं होता तो? उसने पूछा और चाचा ने जवाब दिया, यह कैसे हो सकता है, हमें पता है वे क्या कर रहे हैं। वे करीब करीब हर रात गुप्त बैठकें करते हैं। आधी रात को मिलने का क्या मतलब है? क्योंकि उसी वक्त पर हर कोई इकट्ठा हो सकता है। जवाब आया, हम नहीं चाहते कि उस वक्त मीटिंग हो। हम दंगे नहीं चाहते, लेकिन कुछ होता है तो उन्हें खत्म करना ही होगा। कुछ घंटों में ही सब निबट जाएगा, जैसे एक बटन दबाकर काम किया जाता है। लेकिन जहां तक संभव होगा हम पहल नहीं करेंगे। 29 तारीख को ज्यादातर दुकानें सावधानी के तौर पर बंद कर दी गई हैं। बच्चे स्कूल नहीं गए और खुशी से बोले, आज स्कूल बंद है। पापा, आपको पता है क्यों? कहते हैं आज कोई लड़ाई होगी। जिस शांति और भरोसे से उन्होंने ये बात कही, उससे मेरे दोस्त चकित रह गए। उनकी बीवियों ने कहा कि आप भी दफ्तर न जाएं। मेरी पत्नी ने कहा, पड़ोसियों में भी बात हो रही थी। मैंने हंसकर टाल जाने की कोशिश की और बाहर निकलते हुए हंसते हुए कहा, तुम भीतर ही रहना, अगर डर लगे तो। पत्नी ने जवाब दिया, डरता कौन है जब तुम्हारे चाचा यहाँ हैं, डर की कोई बात नहीं है। दफ्तर में बॉस तो आया था, लेकिन उसके ज्यादातर साथी गायब थे। लगता था कि अचानक सबको जरूरी काम पड़ गया है। जो इक्का दुक्का आए थे वे दिन भर यही बातें करते रहे। मेरे दोस्त के सिर में यही बातें ठसाठस भर गई थीं और डर से वो सराबोर था। वो किसी से बात नहीं कर रहा था, बस काम में ही लगा रहा। जब रोज का काम खत्म हो गया तब उसने अलमारी खोलकर पुरानी फाइलें निकाल ली और उन्हें चेक करने में लग गया। इसका नतीजा ये हुआ कि 7:30 बजे उसका काम खत्म हुआ और तब उसने दफ्तर बंद किया। पुरानी फाइलों का असर बहुत कुछ आदमी को जड़ बना देता है, लेकिन अब वो तुरंत घर पहुंचने की इच्छा करने लगा। पता नहीं उसके पीछे घर वालों को क्या हुआ होगा। रोज का रास्ता आज अचानक उसे बहुत दूर और कठिन लगने लगा। उसे लगने लगा कि घर पहुंचने में घंटों लग जाएंगे। सबसे अच्छा ये होगा कि दफ्तर के सामने वाली पतली सी गली से होकर वो छोटे रास्ते से निकल जाए। जब कभी उसे जल्दी होती तब वो इसी रास्ते से जाता था। हालांकि सामान्य दिनों में वो इससे दूर रहता, क्योंकि ये गली बहुत गंदी, कुत्तों से भरी और टेढ़ी मेढ़ी थी। उसने घड़ी पर एक नजर डाली और इसी गली से होता दौड़ पड़ा। वो कुछ ही गज आगे गया होगा कि एक साइकिल सवार ने उसका रास्ता रोक लिया। वो साइकिल वाले के सामने आ गया और दोनों कुछ ऐसे घबरा गए कि उन्होंने कभी दाएं कभी बाएं झटके लेना शुरू कर दिया और आखिरकार पैदल जा रहा हमारा साथी उसको लेकर जमीन पर गिर पड़ा और दोनों धूल से भर गए। हमारे दोस्त का दिमाग खराब हो गया और वो चिल्लाकर बोला, अंधे हो क्या, देख कर नहीं चलते? दूसरा लंगड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ और जवाब दिया, अंधे तुम होगे, दिखाई नहीं दिया कि सामने साइकिल आ रही है? इसमें रोशनी कहां है? तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? दूसरे ने जवाब दिया और हाथ आगे बढ़ाकर उसे तमाचा जड़ दिया। इससे वो पागल हो उठा और उसके पेट में जोर से लात मारी। भीड़ इकट्ठी हो गई और कोई चिल्लाया, देखो जरा, हमारे ही यहां हमारे ऊपर हमला कर रहा है। इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम सोचते होगे हम डरपोक हैं? आवाजें और चीखें बढ़ने लगी, कान बहरे होने लगे। किसी ने हमारे दोस्त को डंडे से मारा, किसी ने घूंसा लगाया। उसने देखा कोई चाकू निकाल रहा है।
वो सोचने लगा उसका अंत आ गया है। अचानक उसके मन में एक विचार आया। वो इस घटना को निरपेक्ष भाव से देखने लगा। वो सोचने लगा कि भीड़ को इस तरह के कामों की बेवकूफ़ी समझाए, उनसे कहे कि इसे एकदम खत्म कर दें। लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो चारों तरफ से घिर गया लगता था। असह्य भीड़ हो रही थी। लगता था हर आदमी उसके शरीर के किसी न किसी हिस्से को अपने वजन से दबाए हुए है। उसकी आंखें बंद होने लगी, शरीर हल्का पड़ने लगा। वो पास में खड़े किसी से कहने लगा, लेकिन मैं अपने चाचा को ये बात नहीं बताऊंगा। मैं दंगा शुरू करने का जिम्मेवार नहीं बनूंगा। हमारा शहर सुरक्षित रहना चाहिए। मैं ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोलूंगा जिससे झगड़ा बढ़े। जिसे बटन दबाना कहते हैं वैसा कुछ नहीं करूंगा। ऐसा हुआ तो सब खत्म हो जाएंगे, हम और आप सब एक साथ। इसका क्या फायदा है? हमारा समुदाय और आपका समुदाय जैसी कोई चीज नहीं है। हम सब इसी मुल्क में रहते हैं। मैं, मेरी बीवी और बच्चे, आपकी बीवी और बच्चे। हमें एक दूसरे की गर्दन नहीं काटनी चाहिए। कौन किसकी गर्दन काटता है इसका कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए दोनों एक ही बात है। लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए, हरगिज नहीं करना चाहिए। मैं चाचा से कहूंगा कि मैं दफ्तर की सीढ़ियों से गिर पड़ा, इसलिए चोट लग गई। उन्हें असलियत का पता नहीं लगेगा। उन्हें बटन नहीं दबाना चाहिए। लेकिन बटन दबा दिया गया। उस गली की घटना 2 घंटे में सारे शहर के लोगों को पता चल गई और मेरे चाचा तथा दूसरे चाचाओं ने बटन दबा दिया, जिसका नतीजा ऐसा हुआ जिसे यहां बताया नहीं जा सकता। अगर उसे फिर बोलने का मौका मिलता तो हमारा दोस्त एक झूठ बोल देता और शहर को बचा लेता। लेकिन दुर्भाग्य से ये झूठ बोला नहीं जा सका। पुलिस को उसका शरीर उस अभागी गली के एक नाले में दूसरे दिन शाम को पड़ा मिला और उसकी जेब में रखे मिट्टी के तेल के राशन कार्ड से उसके नाम का पता चला।